हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लान डेवलपमेंट। जिसका पहले नाम था पॉलिटिक्स इन प्लान डेवलपमेंट, अब इसका नाम थोड़ा चेंज हो गया है। कंटेंट्स ऑफ दिस सेशन, मेन पॉइंट्स वी विल कवर इन दिस सेशन आर ओडिशा केस, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले हम प्लान डेवलपमेंट के बारे में जानने से पहले एक केस के बारे में केस स्टडी करेंगे, जिससे हमें पता चले कि किस तरह से डेवलपमेंट करना था और किस तरह से हुआ। ओडिशा केस, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जब हमारा फर्स्ट चैप्टर था चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसमें हमने 3 तरह के चैलेंजेस को देखा था। फर्स्ट टू शेप ऑफ द नेशन, कि हमने फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें यही पढ़ा था कि हम जो हमारा नेशन है उसको शेप कैसे दे सकते हैं, किस तरह से उनको यूनिटी में ला सकते हैं। तो हमने इंटीग्रेशन के बारे में जाना था। सेकंड जो था वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, वो हमारा जो सेकंड चैप्टर था इस बुक में, जो अभी स्किप करके उसको 5th चैप्टर में जोड़ दिया गया है, वो हम बाद में देखेंगे। जो थर्ड जो हमारा चैलेंज था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि थर्ड चैलेंज को किस तरह से पूरा किया गया। तो अब हम देखते हैं ओडिशा केस। ओडिशा which has one of the largest reserves of untapped iron ore in the country। हमें पता है कि छत्तीसगढ़ ओडिशा का जो एरिया है वहाँ पर ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, माइनिंग रिसोर्सेज ज़्यादा है। तो वहाँ पर आयरन ओर की एक माइंस वहाँ पर लगाने की योजना चल रही थी, उसके बारे में ये केस है। तो द स्टेट गवर्नमेंट होप्स टू केस इन ऑन दिस अनप्रेसिडेंटेड डिमांड फॉर आयरन ओर एंड हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर हमारे सामने एक नया वर्ड आया, MOU। हम लोग बार बार न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते भी है। MOU क्या होता है कि किसी के साथ में, किसी भी कंपनी के साथ में या किसी कंट्री के साथ में या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह के साथ में एक एग्रीमेंट साइन करते हैं दोनों के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर्स। ये एक मेमोरेंडम साइन किया गया था आयरन ओर के लिए, दोनों तरह के इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक जो स्टील मेकर्स थे उनके साथ में, कि हम वहाँ पर एक आयरन ओर की जो इंडस्ट्री है वो इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन होता क्या है, इसमें हम अलग अलग सबके व्यूज़ देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या चाहती थी, लोगों को क्या लगता था कि वहाँ पर जो इंडस्ट्री लगने वाली थी, जो माइनिंग सेट होने वाली थी, वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो हम अलग अलग लोगों के इसमें एस्पेक्ट्स को जानेंगे। तो फर्स्ट एस्पेक्ट है गवर्नमेंट एस्पेक्ट। दिस वुड ब्रिंग ए नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड ए लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब हम जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रॉब्लम आ रही थी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की, तो हर स्टेट को ये लगता था कि नेशनल इनकम को अगर हम बढ़ाएंगे तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट को लगता था, स्टेट गवर्नमेंट थी, उनको ये लगता था कि ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा और क्या होगा, इससे हमारे जो राज्य हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी लोगों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लेकिन दूसरा एस्पेक्ट हम पब्लिक का जानते हैं, पब्लिक फेयर क्या था कि वहाँ पर ज़्यादा जो लोग थे वो ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो उनकी क्या सोच थी, तो ट्राइबल पॉपुलेशन फियर्स दैट द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज वुड मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर होम एंड लाइवलीहुड। क्या था कि उनको ये लगता था कि यदि यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेट हो जाती है तो उनको उनके घरों को छोड़ना पड़ेगा, और जो उनकी लाइवलीहुड, फॉरेस्ट्री लाइवलीहुड थी कि भाई आप जंगल से जो भी फल वगैरह इकट्ठे करते थे उनको बेचते थे, तो वो उनकी चली जाएगी। तो उनको डर था कि उनका घर भी चला जाएगा और उनकी लाइवलीहुड भी चली जाएगी। फिर तीसरा हम आते हैं, तीसरा जो हमारा फियर था एनवायरमेंटल फियर। अब जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं उनकी सोच अलग होती है। तो वो लोग सोचते हैं इंडस्ट्री वुड पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। उनका ये डर था कि यदि बहुत सारे इंडस्ट्री सेट हो जाती है तो ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी। और यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी होगा कि यहाँ से जंगल को हटा दिया जाएगा, ये खतरे की बात थी। तो उनको ये लगता था कि इंडस्ट्रीज़ को नहीं लगाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट फील, चौथा
पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या फील करती थी। तो इफ़ द इंडस्ट्री इज़ नॉट अलाउड इट वुड सेट ए बैड एग्जाम्पल एंड डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। अब यदि हम यहाँ पर इंडस्ट्री को नहीं अलाउ करते हैं तो ये मतलब ग्लोबल मार्केट में जो हमारी साख थी वो कमज़ोर हो जाएगी इससे, और हम जो कंट्री आगे इन्वेस्टमेंट करेगी उसमें भी उसका साहस ख़त्म हो जाएगा, एक तरह से देख सकते हैं, फिर उसको ग्लोबल मार्केट में कोई जगह ही नहीं देगा। तो हमने 4 एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ा उड़ीसा केस में कि भाई सबसे पहले हमने जाना कि स्टेट गवर्नमेंट क्या सोचती थी। तो स्टेट गवर्नमेंट की फीलिंग क्या थी कि वो कह रहे थे कि भाई अगर लगती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, प्लस जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़ेगी। दूसरा हमने देखा पब्लिक फियर के बारे में। पब्लिक फियर क्या था कि वहाँ की जो ट्राइबल थी उनको ये लगता था कि अगर इंडस्ट्रीज़ लगती है तो वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, उनको अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा और उनकी लाइवलीहुड भी चली जाएगी, ऐसा उनका डर था। तीसरा हमने एनवायरमेंटलिस्ट के बारे में देखा कि उनका डर ये था कि इससे पोल्यूशन बढ़ेगा और डिफॉरेस्टेशन होगा, मतलब वहाँ से जंगल भी हटा दिए जाएंगे। चौथा हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट फील। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है अगर हमने ये इंडस्ट्री को अलाउ नहीं किया तो हमारे लिए ये बैड एग्जाम्पल होगा, ग्लोबल मार्केट में हमें कोई भी जगह, हमारी साख जो बनी हुई थी वो भी कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए कोई भी हमारे साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। तो हमने 4 अलग अलग जो एस्पेक्ट्स थे उनके बारे में पढ़ा। अब हमने 4 एग्जाम्पल जो हमारे माइंड में सेट किए, उनसे हमें क्या पता लगा कि सब लोगों की इन सब चीज़ों में राय अलग अलग होती है। तो अब हम देखते हैं पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। इसका मतलब क्या होता है कि राजनीतिक गतिरोध क्या था, राजनीतिक टकराव क्या था। अब इसमें पॉलिटिशियन क्या सोचते थे, जो लीडर्स थे वो क्या सोचते थे, उसके बारे में देखते हैं। तो इन ए डेमोक्रेसी मेजर डिसीजन शुड बी टेकन और एट लीस्ट अप्रूव्ड बाय द पीपल देमसेल्व्स। अब क्या होता है डेमोक्रेसी, मतलब भी क्या होता है, पीपल्स रूल। तो पीपल्स रूल मतलब जहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो किससे अप्रूव्ड होते हैं, जनता खुद अप्रूव करती है कि जनता के हितों में होती है तो जनता उसको स्वीकार करती है, नहीं तो वो नहीं करती। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स ऑन माइनिंग, फ्रॉम एनवायरमेंटलिस्ट एंड फ्रॉम इकोनॉमिस्ट। हमने देखा कि भाई सबकी एडवाइस लेनी ज़रूरी थी, सलाह। हमने तीनों चारों एस्पेक्ट के बारे में देख लिया कि माइनिंग एक्सपर्ट थे उनके बारे में सोच लिया कि वो क्या राय दे रहे थे, इन्वायरमेंटलिस्ट क्या राय दे रहे थे, और जो अर्थशास्त्री थे या इकोनॉमिस्ट थे वो क्या राय दे रहे थे। येट द फाइनल डिसीजन मस्ट बी पॉलिटिकल डिसीजन। लेकिन फिर भी हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो किसका होगा, पॉलिटिकल डिसीजन होगा, राजनीतिक डिसीजन होगा, टेकन बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब जनता अकेली तो ले नहीं सकती, वो जो डिसीजन होगा वो कौन लेगा, जो हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं वो हमारे डिसीजन लेती है। वो आर इन टच विद द फीलिंग्स ऑफ द पीपल। क्यों? क्योंकि वो ही हमारी फीलिंग्स के साथ में जुड़ी हुई होती है। जैसे हमारा आज ये एरिया है तो उसमें जो लोकल गवर्नमेंट काम करती है वही हमारी बात आगे तक पहुंचा सकती है। तो इस तरह से हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बना रखा है कि वो गवर्नमेंट को आगे हमारी बात को बता सके। तो जो फाइनल डिसीजन होगा वो कौन लेगा, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुना है वो फाइनल डिसीजन को लेने वाले हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैड टू मेक ए सीरीज ऑफ मेजर डिसीजंस। अब मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में ही आपको कि इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे चैलेंजेज आए और उन चैलेंजेस के ऊपर सरकार को, हमारे देश को बहुत सारे डिसीजंस भी लेने पड़े थे। ऑल दीज डिसीजंस वर बाउंड टुगेदर बाय शेयर्ड विजन और मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये सारे एक साथ जुड़े हुए थे, किससे, शेयर्ड विजन, मतलब सब एस्पेक्ट्स को देखते थे, उससे जुड़े हुए थे, और किस पर टिके हुए थे, मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस मॉडल पर वो जुड़े हुए थे कि भाई आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। एवरीवन एग्रीड दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड मीन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब सब लोग इस बात पर सहमत थे कि जो इंडिया का डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए, साथ के साथ में सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी होने चाहिए। किसी एक सेक्शन को फ़ायदा नहीं होकर सभी सेक्शंस को फ़ायदा होना चाहिए इससे, और सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट और मिलना चाहिए। Most of the issues involved political judgment and required consultation among political parties and approval of the public. अब बहुत सारे इनमें बहुत सारे इश्यूज़ थे जिसमें पॉलिटिकल जजमेंट और कंसल्टेशन की ज़रूरत थी
जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो जनता थी वो अप्रूवल उनको करती थी। दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसलिए हमें ये जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है वो, जैसे इसका नाम, पहले चैप्टर का नाम भी यही था, पॉलिटिक्स इन प्लान डेवलपमेंट, तो ये इसी वजह से रखा गया था कि हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, राजनीतिक हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के क्या क्या आइडियाज़ आए वो देख लेते हैं। फॉर डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल। डेवलपमेंट का मीनिंग सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे आप लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि भाई आपका प्रोग्रेस होना, फैमिली की प्रोग्रेस होना, या फिर आपके पास एक अच्छा फ़ोन है, हाईटेक फ़ोन है, हाई टेक्नोलॉजी आपके पास में, तो आपका डेवलपमेंट उसको, इसी तरह से हर जो किसान है उसका डेवलपमेंट किस तरह से होगा कि भाई उसके पास में अच्छे अच्छे इक्विपमेंट है खेती करने के लिए, उसका प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है। तो सबके दिमाग में डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग होती है। Any discussion on development is bound to generate contradictions, conflicts and debates। अब जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट 3 चीज़ों से घिरा हुआ रहता है। फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्शन, उसमें हमेशा विरोधाभास हमें मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स, उसमें बहुत सारे हमें विवाद के बिंदु मिलेंगे। डिबेट्स मतलब उसमें हम बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन, बहुत सारी आलोचनाएं होती है कि इस तरह कोई कहता है ये डेवलपमेंट का मीनिंग ये है, कोई कहता है ये है, और इसी तरह हमें विवाद भी मिलता है, आगे हम देखेंगे। तो जो डेवलपमेंट है उसकी एक हम सिंगल डेफिनेशन हम नहीं दे सकते हैं। तो डेवलपमेंट वाज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न एंड मॉडर्न वाज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। लेकिन फिर भी हम जो डेवलपमेंट है वो किससे करते हैं कि बिकमिंग मोर मॉडर्न, जो मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करता है या मॉडर्न है वो क्या है, डेवलपमेंट है। एंड उसकी परिभाषा हम किससे कंपेयर करते हैं, जो वेस्ट की कंट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, जैसे अमेरिका और यूरोप, उनके जैसे हम उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है और वो उनके पास में हाई टेक्नोलॉजी भी है और पहले से ही वो डेवलपिंग कंट्रीज है, तो हम उनको फॉलो करना चाहते हैं। तो हम मॉडर्न की परिभाषा किससे देते हैं या किससे कंपेयर करते हैं, वेस्ट से कंपेयर करते हैं। जैसे हमने एंड ऑफ बायोपोलैरिटी में भी देखा था कि एक जीन्स का एग्जाम्पल आया था, तो रशिया के लोगों ने जैसे ही जीन्स पहनने शुरू की, इट मीन्स वो मॉडर्न हो गए थे। वो मॉडर्न का मतलब वो नहीं था कि बस जीन्स पहन ली इसलिए मॉडर्न हो गए थे, उनकी थिंकिंग भी क्या हो गई थी, ब्रॉड हो गई थी। वो अब हर तरीके से ग्लोबल सोच रख रहे थे। तो ये सब चीज़ें हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ धकेलती है। Modernization was also associated with the ideas of growth, material progress and scientific rationality। अब क्या होता है कि अब क्या हम मॉडर्नाइजेशन की किससे बात कर सकते हैं, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, आइडियाज़ ऑफ ग्रोथ, हमारा विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, उससे हम पता लगा सकते हैं। मटेरियल प्रोग्रेस मतलब हमारे पास में टेक्नोलॉजी कितनी है, हम कितने उससे इकोनॉमिक हमारी प्रोग्रेस क्या है उससे भी ले सकते हैं। और साइंटिफिक रेशनैलिटी मतलब हमारे पास हम हाईटेक है या नहीं है, हमारे पास कितने हम साइंस से जुड़े हुए, जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे जुड़े हुए हैं या नहीं है, ये हमें इस पर लागू करती है। तो देयर वर 2 मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। अब हम शुरू से ही जो डेवलपमेंट के हैं 2 मॉडल्स को लेकर चलते हैं। फर्स्ट द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल एज इन मच ऑफ यूरोप एंड यूएस। हमने देखा था लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल में क्या था, फर्स्ट फ्री मार्केट था, एक जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर वहाँ पर फोकस किया गया था कि भाई प्रॉपर्टी प्राइवेट रहेगी, जिसका जितना प्रॉफिट हो रहा है वो खुद का ही होगा। ये लिबरल कैपिटलिस्ट में हमने पढ़ा भी था। तो वो किसकी, द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल एज इन मच ऑफ यूरोप एंड यूएस। कहाँ का है ये, यूरोप और यूएस का जो मॉडल है लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, फर्स्ट ये है। सेकंड द सोशलिस्ट मॉडल एज इन द यूएसएसआर। यूएसएसआर का सोशलिस्ट मॉडल जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबलिश करता है, प्लस जो ये कहते हैं कि भी जितना भी होगा वो गवर्नमेंट के अंडर में होगा, पब्लिक सेक्टर को ये फोकस रखते हैं और जो गवर्नमेंट होगी वो ही बाद में सबको बराबर भाग में दे देगी या बांट देगी, इस पर ये सेंट्रलाइज करते हैं। तो दोनों तरह के मॉडल हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, अभी मैंने थोड़े बता भी दिया, आगे और बात करेंगे इनके बारे में।
देयर वर मैनी इन इंडिया देन who वर डीपली इम्प्रेस्ड बाय द सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अब हमने देखा कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे जो लीडर्स थे वो किससे इम्प्रेस थे, जो सोवियत मॉडल था उससे ज़्यादा इम्प्रेस थे। इसका 3 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि अभी अभी कंट्री डिकोलोनाइज्ड हुआ था, तो वो जितने भी कॉलोनीज़ की जो भी विशेषताएं थी उनसे हटना चाहता था, ठीक है ना। इनको इंग्लैंड अमेरिका को फॉलो कम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोवियत मॉडल को अपनाया। सेकंड, अब वो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि जो भी हो वो जनता के हितों में हो। तो गवर्नमेंट अपने हाथों में लेना चाहती थी कि सारा डिस्ट्रीब्यूशन सबके साथ समान रूप से हो, इसलिए भी ज़रूरी था। सेकंड हम देखते हैं, द नेशनलिस्ट लीडर्स वर क्लियर दैट द इकोनॉमिक कंसर्न्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वुड हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द नैरोली डिफाइंड कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कॉलोनिकल गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे नेशनल लीडर्स थे, वो उनकी सोच ये थी कि अब इंडिया है वो जो पहले कॉलोनीज़ की सोच थी, जो ब्रिटिशर्स की जो सोच थी, अब उनसे दूर हटकर अपना एक नया सोवरेनिटी बनाएगी, नई गवर्नमेंट बनाएगी। इसलिए उनकी सोच ये थी कि अब जो वो फॉलो करेगी वो सोवियत मॉडल को फॉलो करेगी। द टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक redistribution was being seen primarily as the responsibility of the government। अब ये ज़रूरी था कि जितनी भी हमारे गरीबी और सबके साथ में, पहली बात ये था कि सबके साथ समान रूप से न्याय हो, और जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे उनको प्राइमली लिया जाए या फिर उनको ज़्यादा फोकस किया जाए। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब उनको जो गरीबी दूर करना था और सबको सामाजिक आर्थिक रूप से एकदम बराबर पूर्ण वितरण करना था, जिससे क्या बराबर जो उनका जो जजमेंट उन्होंने दिया था, सोशल जजमेंट की जो थ्योरी दी थी उस पर चला जाए। ये अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन गई थी। थैंक यू सो मच। होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन और डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।